कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दुधारू पशुओं के पालन में किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता, फूल फली बनने की अवस्था पर मूंग फसल में किए जाने वाले कार्य, धान की फसल में झूठा कंडवा रोग का समेकित प्रबंधन, खेती से जुड़े हमारे जो भी किसान भाई हैं अधिकतर पशु का पालन करते हैं, साथ ही इसे बड़े व्यवसाय के रूप में शहरों में भी किया जाता है। तो जैसा कि पालन में भारी भरकम लागत आती है और हमारे छोटे किसानों के लिए इतनी बड़ी लागत लगाना काफी मुश्किल होता है, वहीं जो व्यावसायिक तौर पर इसे करना चाहेंगे उन्हें भी बड़ी लागत लगानी पड़ेगी। इसीलिए इन छोटे बड़े किसानों पशुओं के पालन पर कौन कौन सी योजनाएं हैं, आइए जानते हैं रायबरेली के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी से। मुख्यतः डेयरी योजना हमारे मध्यम वर्गीय किसानों के लिए और छोटे किसानों के लिए भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। मुख्य रूप में जो हमारी गाय की डेयरी पालने का जो है एक लाभकारी और कम समय में विकसित होने वाला व्यवसाय रहेगा, जिसमें गाय में इसलिए ज़्यादा हम बताना चाहें पशुपालक भाइयों के लिए लाभकारी है कि गाय एक तो कम पोषण में उनके तैयार होती हैं तथा 290 दिन में ही बच्चा देती हैं, 270 दिन में, जिससे जो है, और भैंस 310 दिन में बच्चा देती हैं तथा उनके भैंस पालन में जो है उनके ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको नहलाने की आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारे विभाग की बहुत सी योजनाएं जो कामधेनु डेयरी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं की योजना में है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख की योजना की लागत रहती है, 30,13,000 पशुपालकों द्वारा लगाया जाता मार्जिन मनी तथा शेष बैंक ऋण रहता है, जिसमें पशुओं को बाहर से, प्रदेश के बाहर से अच्छे नस्ल के पशुओं को लाना रहता है। मैं किसान भाइयों पशुपालन के जुड़े किसान भाई हैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें अच्छे नस्ल के पशुओं का चयन करें, जिससे दुग्ध उत्पादन उनका बना रहे। इस तरीके से हमारी कामधेनु डेयरी योजना है। दूसरी हमारी मिनी कामधेनु डेयरी योजना 50 जानवरों को पालने का है। इसमें भी जानवर अपने प्रदेश के बाहर से लाने की योजना रहती है। उत्तर प्रदेश के बाहर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कहीं से ला सकते हैं, लेकिन अच्छे नस्ल के पशु होने चाहिए। इसमें 52,35,000 का प्रोजेक्ट रहता है, जिसमें 13,09,000 मार्जिन में लगा रहता है। इस समय हमारे जनपद 25 जानवर की योजना भी पशुपालन विभाग द्वारा जो है पशुपालकों को दी जा रही है, जिसमें कुल योजना लागत 27 लाख की है और 25% मार्जिन मनी 6,74,750 किसान भाइयों को लगाना रहेगा। शेष बैंक ऋण जो है बैंक से जो है ऋण के रूप में दिया जाएगा। हमारी अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे कुक्कुट पालन के संबंध में हम बताना चाहेंगे। हमारे छोटे किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति के गरीब परिवार के हैं, BPL सूची में है, उनके पास आवास है, उनके किसानों के लिए 50 चूजा हम उनको सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाता है। उनका दाना, उनकी दवा और उनके छप्पर आदि की व्यवस्था के लिए 425 रुपया उनके खाते में नगद दिया जाता है।
चयन जो है हमारे खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक के पशु चिकित्सा अधिकारी, प्रधान द्वारा करने के उपरांत हमारे यहाँ मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में टीम द्वारा किया जाता है। हमारी और बड़ी योजनाएं इससे हैं। एक ब्रॉयलर पालन की योजना है, जिसमें हमारे 500 ब्रॉयलर पालन के लिए, जो मुर्गी पालन के लिए है, वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आच्छादित होता है, जिसमें 25% अनुदान रहता है, 25,000 रुपया, 25,000 किसान को लगाना रहता है और 50,000 बैंक ऋण रहता है। लाभार्थी को हम उसके खाते में पैसा चयन के उपरांत, अगर वो 1 लाख निकाल करके ब्रॉयलर चूजा बेच लेता है, ब्रॉयलर उत्पादन कर लेता है, तो उसको हम 25,000 उसके खाते में अनुदान स्वरूप डाल दिया जाता है। हमारी और बड़ी योजना कॉमर्शियल लेवल के जो बड़े काश्तकार हैं उनके लिए मुख्य रूप में हमारी कॉमर्शियल लेयर फार्मिंग योजना है, जो 30,000 मुर्गी पालन का है, जिसमें 30,000 अंडे प्रति दिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। योजना लागत 1,80,00,000 है, जिसमें 54 लाख रुपया मार्जिन मनी के रूप में किसान को लगाना रहेगा और शेष 1,26,00,000 रुपया बैंक ऋण के रूप में रहेगा। किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी योजना है। अभी भी हमारा प्रदेश बाहर से करीब 375 करोड़ अंडे का आयात करता रहता है, इसलिए यह योजना बड़े पशुपालकों के लिए जो कमर्शियल लेवल पर करना चाहते हैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से, उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हमारी जो कमर्शियल ब्रॉयलर पेरेंट फार्मिंग योजना है, हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में अभी ब्रॉयलर चूजे बाहर हैदराबाद, चंडीगढ़ आदि से बाहर से मंगाए जाते हैं। तो इस योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं की योजनाओं में से है, जिसमें पेरेंट स्टॉक पालने की योजना है, जिसके तहत हम 10,000 ब्रॉयलर पेरेंट स्टॉक पालते हैं और 10,000 चूजा प्रति लेयर लाट जो है निकालते रहते हैं, जिसमें योजना लागत 2,06,00,000 रुपये का है। 61.5 लाख मार्जिन मनी किसान को लगाना रहेगा और उसमें 6 एकड़ ज़मीन किसान के पास होनी चाहिए। ये हमारी बहुत सी योजनाएं हैं। इसके अलावा हम गरीब किसानों के लिए सूकर पालन में भी कुछ योजनाएं हमारी सरकार की तरफ से हैं, जिसमें मुख्य रूप में समूह बना करके एकीकृत सूकर विकास योजना के तहत हम लाभ करवाते हैं। पशुपालन विभाग से जुड़े जो हमारे अनुसूचित जाति के किसान हैं, बीपीएल परिवार के हैं, उनका एक समूह बना करके उनके लेन देन करने के बाद उनका खाता खुलता बैंक में, उसमें 10 किसान होते हैं, 10 का जो बीपीएल में होना अनिवार्य रहता है। उसमें टोटल अनुदान हम 1 लाख रुपए का देते हैं, जिसमें उसमें 20 हमारे मादा सूकर के लिए है और 1 नर सूकर खरीदने का रहता है। उनका राशन, उनके रहने की दवा आदि भी निःशुल्क रहता है। जो 1 लाख रुपया दिया जाता है वो टोटल अनुदानित है, कोई बैंक ऋण नहीं रहता है। धन्यवाद पशुपालक भाइयों। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। फूल फली बनने की अवस्था पर मूंग फसल में किए जाने वाले कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के कुछ किसानों ने मूंग की बुआई अगस्त के प्रथम पखवाड़े में की थी। उनकी फसल में इस समय फूल और फलियां बनने लगी हैं। ऐसी फसल में वर्तमान में कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, आइए जानते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य प्रताप से। पर चर्चा करेंगे कि मूंग की जो फसल है वो आजकल किस अवस्था में है और इसके पश्चात इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल मूंग की फसल में अधिकांश स्थानों पर या तो फूल आ रहे हैं तो साथ ही साथ फलियां बन रही हैं। तो फूल आने की अवस्था में, क्योंकि इस बार का जो मौसम है वो कुल मिलाकर के सूखा रहा है और वातावरण में नमी जो है उसकी प्रतिशतता अधिक है, तापमान भी अधिक है, तो इस समय मूंग की जो फसल है उसके फूलों में थ्रिप्स का जो एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जो कि फूलों के अंदर रहता है और रस चूसता है, उसका बहुत अधिक प्रकोप देखा जा रहा है। इसके फलस्वरूप होता यह है कि टूट करके गिर जाते हैं और वहाँ पर फली नहीं बनती, जिससे किसान होता है। साथ ही साथ एफिड्स का भी प्रकोप काफ़ी देखा जा रहा है और इस बार जो है व्हाइट फ्लाई, जिसको हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं, उसका भी बहुत अधिक प्रकोप खेतों में है। व्हाइट फ्लाई जो है वो येलो मोज़ेक डिजीज़ या पीच चितई रोग जो है उसको फैलाती है,
तो अब हम परिचर्चा करेंगे कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों को इसमें सलाह दी जाती है कि वो जो हैं अपनी फसल में यदि उनको जो है थ्रिप्स का प्रकोप अधिक दिखाई दे रहा हो तो इमिडाक्लोप्रिड है या फिर डाइमेथोएट है, उनका एक छिड़काव अपनी फसल में अवश्य कर दें। तो इससे न सिर्फ जो आपका थ्रिप्स है वो कंट्रोल होंगे, साथ साथ जो अन्य छोटे कीट हैं जैसे कि सफ़ेद मक्खी मैंने बात तब से की, एफिड्स की बात मैंने आपसे की, वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, वो भी इससे रुक जाएंगे। इसके पश्चात बात आती है प्रबंधन की। तो हम किसान भाइयों को अवश्य ये सलाह देते हैं कि एक सिंचाई जो है वो इस फूल आने की अवस्था में अगर खेत में सूखा है तो अवश्य करें। कुछ किसान जो हैं वो बहुत अच्छी प्रजातियां अपनी बुआई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है कि खेतों में बीजों की बहुत कमी रहती है। तो हम किसान भाइयों को अक्सर यह सलाह भी देते हैं कि वो अपना बीज स्वयं पैदा कर सकते हैं। तो अपना बीज स्वयं पैदा करने के लिए कोई बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक सीधा सिद्धांत यह है कि अगर आपने किसी नए खेत में किसी विशिष्ट प्रजाति का बीज उगाया है तो उस खेत में आपको 2 से 3 बार रोगिंग की प्रक्रिया करनी पड़ती है। रोगिंग का अर्थ है कि जो अवांछित पौधे किसी प्रकार के किसी प्रजाति के हैं अथवा जो पौधे देखने में अलग हैं उनको निकाल करके अलग कर लिया जाए। यह प्रक्रिया किसान भाई जो है वो 2 से 3 बार अपनाएं। एक तो फूल आने की अवस्था में, दूसरा फलियां जब बन जाएं और लगभग पकनी शुरू हो तब, और तीसरा कटाई से पूर्व। और अगर किसान भाई इस बात का ध्यान रखें और इस तरह निकाल दें तो भी पौधे खेत में हैं उनसे मड़ाई करके किसान भाई जो है अपने अगले सीजन के लिए अपना स्वयं का बीज तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की या फसल की कटाई या मड़ाई की। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जब फसल में लगभग 75% या 80% फलियां पक करके काली पड़ जाएं तो उसकी तुड़ाई करने के स्थान पर एक कटाई कर लें और फसल को खेत में ही ढेर बना करके रख दें। 2-3 दिन के लिए फसल को खेत में ऐसे ही छोड़ दिया जाए और 2-3 दिन के पश्चात आप देखेंगे कि फसलियां अपने आप सूख जाती हैं और चटकने लग जाती हैं। यद्यपि आजकल जो है वो मैकेनिकल थ्रेशर्स भी बहुत मात्रा में इस्तेमाल होने लगे हैं, लेकिन यदि किसी किसान भाई के पास ये उपलब्ध नहीं है तो हाथ से भी फसल की बड़ी अच्छी तरह से मड़ाई की जा सकती है। मड़ाई करने के बाद आप ये अवश्य सुनिश्चित कर लें कि जब फसल का स्टोरेज करना हो, भंडारण करना हो, तो दानों के अंदर जो आर्द्रता प्रतिशत है या नमी की मात्रा है वो कम हो, यानी कि लगभग 12% से कम होनी चाहिए। और उसका एक जो सिद्धांत है वो ये है कि दाने को आप स्टोर करने से पहले, भंडारण करने से पहले दांतों के नीचे दबा कर देख लें, और अगर वो कट की आवाज़ के साथ टूट जाता है तो इसका मतलब दाने में जो आर्द्रता प्रतिशत है वो बहुत अच्छा है और उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब बातें थी जनरल जो कि आपको बताई गई हैं। फसल में फूल आने के पश्चात क्या क्या आपको जो है वो फॉलो करना है। तो इस प्रकार से किसान अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो वही मूंग की फसल जो उनको जो है बहुत अधिक लाभ नहीं दे पाती तो वो उससे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही अपना खुद का बीज तैयार करके उस बीज को अपने अगले सीजन के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के धान की फसल अभी बाली बनने की अवस्था पर है उसमें इस समय कंडवा रोग का प्रकोप होता है और समय रहते इसका नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो ये रोग पूरे खेत में फैल जाता है, जिससे उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप धान की फसल में इस रोग का नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर देवेश कुमार से। किसान भाई, अभी आप अपने खेत में धान लगा लिए हैं और धान की स्थिति अब यह है कि फूटने पर कई जगह तो फूट चुके हैं, बाली निकल चुके हैं या दूध की अवस्था में है। तो अभी इस समय जिसमें बाली निकलता है और निकल गया होता है उसमें एक आभासी कण जिसको फॉल्स स्मट ऑफ पैडी कहा जाता है। किसान भाई एक चीज़ जान लें कि इस बीमारी का लक्षण जब बाली बनता है तो कर्नेल जो होते हैं उस पर एक आभासी एक स्पोर का आवरण बनता है और 1-2 दाने पर या 1-2 कर्नेल पर उसके आभास कण बनते हैं या आभासी, या उसको ये कहते हैं कि एक सतह बनता है और वह सतह का रंग पीला से नारंगी रंग का होता है। तो किसान भाई, इस तरह का लक्षण यदि आपके खेत में दिखाई देता है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, जिसमें किसी एक बाली पर 1-2 दाने पर आवरण इस तरह का दिखाई दे तो उस बाली को सावधानी पूर्वक आप इन्वेलप, चाहे वो पॉली बैग हो या कागज का इन्वेलप हो, उसके ऊपर आप ढक दें और बाली के गर्दन को पकड़ के उस इन्वेलप पर झुका दें और कैंची से, ब्लेड से या कोई भी चाकू से काटकर उसको इकट्ठा कर दें। एकत्रित प्रभावित बाली को गड्ढे में डाल दें। तत्पश्चात कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंद
उसका 3 ग्राम जो बाजार में ब्लैटॉक्स 50 के नाम से भी मिलता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर लगभग 1 एकड़ यदि प्रक्षेत्र है, खेत है, तो उसमें 300 लीटर पानी लगभग आपका लगेगा। और वो यदि 1 हेक्टेयर में है और एक ही प्लॉट है तो वो 700 से 800 लीटर या आप मान लें 1000 लीटर मैक्सिमम पानी लगेगा। 1000 लीटर में आप 3 ग्राम का एक करें तो 3 केजी लगभग ब्लैटॉक्स लगेगा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगेगा। उसको स्प्रे कर दें और फिर सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार फिर 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे जरूर करें। यह ध्यान रहे कि जो प्रक्षेत्र पर यह बीमारी परिलक्षित हुआ या दिखाई दिया, उस प्रक्षेत्र के बीज को अगले वर्ष आप पुनरावृत्ति न करेंगे या फिर बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। बीज को तो बिना उपचारित किए हुए आप नहीं लगाएंगे, बीज उपचारित करके ही एग्रोसान जीएन से उपचारित करें या फिर बेविस्टिन से उपचारित करें या थिराम से उपचारित करें। एग्रोसान जीएन या थिराम से करेंगे तो 2.5 प्रति ग्राम प्रति केजी बीज के दर से, बेविस्टिन से करेंगे तो 1 से 1.5 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से उपचारित करके लगाएंगे तो आपका बीज स्वस्थ होगा। टॉलरेंट वैरायटी आप लगाएं जो अनुशंसित वैरायटी है। प्रिकॉशन लें, बीज को उपचारित करके लगाएं, अनुशंसित प्रभेद लगाएं। शुरुआती दौर में जो लक्षण दिखाई देता है तो उसको काट के खेत के बाहर जला दें या गाड़ दें। फिर ब्लैटॉक्स 50 का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसको स्प्रे करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रायलर मुर्गियों के उचित बढ़वार हेतु आवास आहार प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। ब्रायलर मुर्गियों के पालन में आवास और आहार प्रबंधन का विशेष महत्व है। अगर आहार व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे अधिक खर्च इसी पर होता है। साथ ही आवास की उचित व्यवस्था ब्रायलरों की विभिन्न समस्याओं से बचाता है। तो कैसे करें ब्रायलरों का आवास और आहार व्यवस्था, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के डॉक्टर एलसी वर्मा से। आजकल कृषि को लाभकारी बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि कृषि से संबंधित और व्यवसायों को अपनाया जाए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है ब्रायलर पालन। ब्रायलर पालन कम समय में अधिक उत्पादन देने वाला एक पक्षी है जो मांस के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम 24 घंटे तक उसे पिसी हुई मक्का देना जरूरी रहता है और पिसी हुई मक्का इतनी बारीक हो कि वो आटे जैसी होनी चाहिए। और उस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थर्मामीटर लगा होना चाहिए। और इसके बाद 24 घंटे के बाद दूसरे दिन से आप प्री स्टार्टर राशन का प्रयोग करें। प्री स्टार्टर राशन वह राशन होता है जो बिल्कुल बहुत ही बारीक होता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा 24% तक होती है और उसमें एनर्जी की मात्रा 3000 किलो कैलोरी तक होती है, जिसे हम दूसरे दिन से 10 दिन तक खिलाते हैं। फिर हम देते हैं स्टार्टर राशन। स्टार्टर राशन वह राशन होता है जो प्री स्टार्टर राशन की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 23% तक होती है। ये स्टार्टर राशन 11 दिन से लेकर के 25 दिन तक खिलाना आवश्यक होता है। फिर लास्ट में हम फिनिशर राशन देते हैं जिसे 26 दिन से लेकर के आखिरी दिन तक दिया जाता है। ये राशन काफी मोटा होता है, प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है जो घट करके 20% पर निर्धारित हो जाती है। और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि राशन ठीक ठाक हो और अच्छी कंपनी का लिया गया हो, जिससे FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो उसका सही बना रहे।
किन कारणों से एफसीआर बढ़ जाता है, इन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। जब पोषक तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो एफसीआर बढ़ जाता है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, उसमें ज्यादा मॉर्टेलिटी होने पर भी एफसीआर बढ़ जाता है। चूहों की संख्या यदि फार्म में अधिक है तो मुर्गियों का जो एफसीआर है वो काफी बढ़ जाता है। इतना ध्यान देने के बाद उनके प्रकाश पर, लाइट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब चूजे आते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम 23 घंटे तक बिजली देना आवश्यक होता है। 24 घंटे इसलिए नहीं देते हैं कि 1 घंटा उन्हें अंधकार में रखते हैं। जब कभी भी बिजली चली जाए तो जिससे वो स्ट्रेस में ना आए, उनको अंधकार में रहने की भी आदत बनी रहे। इसके बाद हम ब्रूडर वाले स्टेज में उनको गार्ड से चारों तरफ से घेर देते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ब्रूडर गार्ड को धीरे धीरे उसको हम चौड़ा करते जाते हैं और जिससे उनको पूरा स्पेस मिलता रहे। ब्रायलर फार्म के लिए ये आवश्यक है कि आप शुरुआती पहले दिन से 15 दिन तक 60 वाट बल्ब का प्रयोग करें और जिसे हम 10 फीट की ऊंचाई पर टांग दें। लेकिन इसके बाद के दिनों में हमें 15 वाट के बल्ब का प्रयोग करना चाहिए जो 3.5 फीट की ऊंचाई पर बांधा जाता है। लाइट मैनेजमेंट यानी प्रकाश व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हरा और नीला प्रकाश चूजों को वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये ग्रोथ हार्मोन, जो वृद्धि कारक हार्मोन है, उनको उत्प्रेरित करता है। तो इससे एफसीआर बहुत कम होता है और वजन मुर्गों का बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस तकनीकी से यदि हमारे किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं तो उनका व्यवसाय वास्तव में बहुत ही फायदेमंद होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है नंदी फिरोजपुर सहारनपुर के पुष्कर चौधरी ने। आपने अधिक दूध देने वाले पशुओं की पहचान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज किसान भाइयों मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताऊंगा। जब आप जानवर को खरीदने जाते हैं तो क्या क्या ध्यान में रखें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आजकल पशु की कीमत बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसमें बीच में दलाल भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस कारण किसान भाइयों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ पशु, बढ़िया पशु ले सकें और उससे उत्तम उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो जब आप कोई पशु खरीदें तो उसको बाहरी रूप से देख लें। बाहरी रूप से देखने का मतलब कि आप ये कंफर्म कर लें कि जिस आप नस्ल का खरीदने जा रहे हैं उसी नस्ल के जो प्रमुख लक्षण हैं वो उसमें होने चाहिए। सपोज करिए आप मुर्रा लेने जा रहे हैं तो आप उसका सींग देख लें कि एकदम टाइटली जो है मुड़े हुए हैं कि नहीं। दूसरा, उसकी जो स्किन है, जो खाल है, वो चिकनी मुलायम होनी चाहिए। उसके जो बाल हैं वो कड़े नहीं होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए। दूसरा, जो उसका थन है, चारों थन एक बराबर होने चाहिए। तीसरा, थन का जो आयन है वो ये ऊपर तक आना चाहिए। चौथा किसान भाइयों, इसकी आप मिल्क वेन देख लीजिए, जहाँ से दूध बनता है तो मिल्क वेन एकदम मुड़ी मुड़ी होगी और मोटी होगी, तो इसका मतलब वो दूध भी ज़्यादा देगी। तो किसान भाइयों जैसा मैं बता रहा था, तो उसमें आप जैसे मान लीजिए कोई जानवर लेने गए तो उसको आप ये देखें कि वो तिकोनाकार है कि नहीं, वेज शेप होना चाहिए जानवर। दूसरा, उसका माथा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, आँखें बड़ी बड़ी हों, पसलियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी हों, डिस्टेंस पे हों। दूसरी बात, इसका जो आयन थोड़ा सा पीछे की तरफ चौड़ा सा उठा हुआ हो, पूंछ एकदम नीचे तक गिरी हुई हो। तो जो भी नस्ल खरीदने जा रहे हैं उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण हैं वो उसके अंदर, जानवर के अंदर मौजूद होने चाहिए। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात, इसका आप दांत चेक कर सकते हैं। अगर दांत आप इसका देख लें तो आपको आयु का निर्धारण हो जाएगा कि ये कितने वर्ष की है। कभी कभी जानवर जो है ज़्यादा उम्र का होता है, वो कम उम्र का बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंवार जिसके दांत भी टूट गए हैं, वो भी जानवर देखने में स्वस्थ लगता है और लोग ले लेते हैं। तो दांत से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने साल का है और उस हिसाब से आप
लग सकते हैं। दूसरी बात, जानवर हमेशा जो है सेकंड बेत या थर्ड बेत का खरीदिए, फर्स्ट बेत का मत खरीदिए, क्योंकि उससे जो है सही दुग्ध उत्पादन क्षमता का पता नहीं चलता है और सेकंड बेत और थर्ड बेत में उसका एक्चुअल उत्पादन आता है। तो इसलिए सेकंड या थर्ड बेत का आप जानवर खरीदें। और जो पुराना जानवर है किसान भाइयों, आप जान ही रहे हैं कि उसके जो है खुर थोड़े से घिस जाएंगे, या आप ये भी ध्यान रखें कि किसी जानवर में खुर थोड़ा सा मुड़ा हुआ आगे की तरफ होता है, तो ये भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को दिखाता है। तीसरा किसान भाइयों, एक आप और काम कर सकते हैं कि कभी जानवर को खरीदें तो आप 3 दिन तक 2 बार धो लें, तो इससे आपको करेक्ट दूध का अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना दूध वास्तव में देती है। क्योंकि एक टाइम कभी क्या करते हैं, जैसे सुबह बेचनी है तो शाम का रोक के ले आएंगे, तो सुबह नेचुरल है दूध ज़्यादा दे देगी। तो इस तरह से आप 2-3 बार धो के उसको कंफर्म कर सकते हैं कि वास्तविक दूध उत्पादन इसका कितना है। चौथा किसान भाइयों, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी पशु को लेने गए और उसके ऊपर वाले सरफेस पे अगर बहुत ज़्यादा बाल हैं, यानी पीठ पे, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि पिछले साल या उसके पिछले साल उसको हो सकता है एफएमडी, जिसको आप जरा खुरा कहते हैं, वो बीमारी हो। क्योंकि उस बीमारी के लास्ट में क्या होता है, जिसको पोस्ट एफएमडी कहते हैं, कि कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जानवर थोड़ा हाँफता रहता है, उसकी पीठ पे थोड़े बाल ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरी बात, उसके खुरों के बीच में थोड़े घाव के निशान रह जाएंगे। तो इन बातों का भी आप ध्यान रख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल उसको जो है जरा खुरा नाम की बीमारी हुई हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लें। तो क्योंकि जरा खुरा बीमारी जिसको होती है, तो अगले साल हो सकता है कि उसका दुग्ध उत्पादन उतना ना रहे। दूसरी बात, हो सकता है कि वो गाभिन भी ठीक से ना हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु मटर की खेती पर जानकारी। अरंडी की फसल में गुच्छा बनने की अवस्था पर किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।